जय हिंद साथियों, डागर कॉन्सेप्ट परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए सभी भाई लोग जल्दी से लाइव में आने की कोशिश कीजिए। आपको पता है कि इस वक्त हम आपके लिए सामान्य ज्ञान से रिलेटेड संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आते हैं, तो सभी भाई लोग जल्दी से लाइव में आने की कोशिश कीजिए और साथ में अपने डागर कॉन्सेप्ट जो चैनल है इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें भाई। देखिए आज का हमारा जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। वर्ष 2016 वर्ष 2016 निम्न में से ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते हैं? ए में जापान दिया गया है, बी में संयुक्त राज्य अमेरिका दिया गया है और सी में रूस दिया गया है और डी में जर्मनी दिया गया है। तो फटाफट बताइए कि वर्ष 2016 में इन देशों में से कौन सा ऐसा देश है जिसने सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीते हैं? फटाफट आंसर रिप्लाई करें, जल्दी से आंसर रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए भाई। तो देखिए आप में से अधिकतर के द्वारा ऑप्शन बी रिप्लाई किया जा रहा है और ये ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट है कि वर्ष 2016 के ओलंपिक्स में सर्वाधिक पदक जीतने वाला जो देश है ये यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और याद रखिए इसकी राजधानी भी कई बार पूछी जाती है, तो आपको राजधानी भी याद रखनी है भाई, और राजधानी है इसकी वाशिंगटन डीसी। ठीक इसी प्रकार से जापान, जिसको सूर्योदय का देश कहा जाता है, इसकी राजधानी आपको याद रखनी है टोक्यो, याद रखिए भाई। ठीक इसी प्रकार से रूस है, तो रूस की राजधानी भी आपको अपने ध्यान में रखना है कि कई बार रूस की राजधानी पूछ ली जाती है, मास्को है जिसकी मुद्रा रूबल है। ठीक इसी प्रकार से यदि अपन जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी मेरे दोस्तों बर्लिन है, याद रखिए भाई। ठीक इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, आज का अपना क्वेश्चन पूछा गया है, किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई है? ए में गेहूं दिया गया है, बी में गन्ना दिया गया है, सी में चावल दिया गया है और डी में जो है ना सरसों दिया गया है। आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है ये 1966-67 के दशक में हुई है और साथ ही में ये तीसरी पंचवर्षीय योजना की देन है। याद रखना है हरित जो क्रांति है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना की देन है। और आपको ये भी याद रखना है कि हरित क्रांति 1966-67 में आगाज हुआ है और साथ ही में याद रखिए इसका जो जन्मदाता है ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, याद रखिए, जिनको हाल ही में 2024 में भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था। शाबाश। तो देखिए आप में से अधिकतर भाई लोगों के द्वारा ऑप्शन ए रिप्लाई किया गया है और ये बिल्कुल राइट है। हरित क्रांति से सर्वाधिक जो प्रभावित फसल है ये अपना गेहूं है और गेहूं को जो है रबी फसल में बोया जाता है भाई। ठीक इसी प्रकार से जो चावल है गन्ना है, ये सर्वाधिक समय में पकने वाली फसल है। ये पकने वाली फसल, याद रखिए, इसको नकद फसल भी कहा जाता है। चावल जो है ये खरीफ में बोई जाने वाली फसल है और सर्वाधिक जनसंख्या का मुख्य खाद्यान्न चावल है। सरसों की बात करें तो सरसों याद रखिए ये तिलहन फसल है, तिलहन फसल। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो सरसों है इससे रिलेटेड अर्थात तिलहन फसलों से रिलेटेड भारत में पीली क्रांति का आगाज हुआ। ये इस तरह से आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रंग भेद का अर्थ बताइए। ए में जातीय भेदभाव है, बी में धार्मिक भेदभाव है, सी में भाषीय भेदभाव है, डी में राजनीतिक भेदभाव है। आपको पता है ये रंग भेद की जो नीति थी ये दक्षिणी अफ्रीका में थी, याद रखिए। और इस रंग भेद की नीति के विरोध में गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में अपने जीवन का पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था।
तो आपको बताना है ये जो रंग भेद है इसका जो अभिप्राय है या अर्थ है ये क्या है। साथ ही में फिर आपको ये भी याद रखना है कि मानव की चर्म का जो रंग है, चर्म का रंग, ये मेलानिन से बनता है। मेलानिन याद रखिए दोस्तों, मानव चर्म का जो रंग है ये किससे बनता है? ये मेलानिन से बनता है। शाबाश। तो देखिए आप में अधिकतर के द्वारा जातीय भेदभाव अर्थात ऑप्शन ये रिप्लाई किया गया, ये बिल्कुल राइट है। रंग भेद, जातीय भेदभाव अर्थात नस्लों में भेदभाव, नस्लों में भेदभाव, ये भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न देखिए, मैकबेथ नामक के लेखक कौन है? ए में टॉलस्टॉय है, बी में शेक्सपियर है, सी में हेमिंगवे है, डी इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताइए मैकबेथ जो नाटक है इसका रचनाकार कौन है? जल्दी से आंसर रिप्लाई कीजिए और साथ में अपने डागर कॉन्सेप्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे भाई, भूलना नहीं है। इसमें आपको कोताही या कंजूसी नहीं बरतनी है। फटाफट जो है ना सभी भाई लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। तो देखिए आप में से अधिकतर के द्वारा इसका ऑप्शन बी रिप्लाई किया जा रहा है, बी शेक्सपियर। और ये शेक्सपियर जो हैं इंग्लैंड के प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं, याद रखिए भाई। टॉलस्टॉय की बात करें तो इनकी प्रसिद्ध रचना है वार एंड पीस, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है, टॉलस्टॉय की रचना, याद रखिए भाई। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ए में गोदावरी दिया गया है, बी में सोन नदी दिया गया है, सी में महानदी दिया गया है और डी में नर्मदा नदी दिया गया है। तो फटाफट बताइए अमरकंटक का यानी कि कौन सी नदी का ये जो अमरकंटक है ये उद्गम स्थल है। याद रखिए मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि अमरकंटक जो है ये मध्य प्रदेश में है, साथ ही में ये पवित्र स्थल है, पवित्र स्थल, और इसका जो संबंध है ये भगवान शिव से है। तो अब आपको बताना है कि यहां से निकलने वाली जो नदी है ये कौन सी है। शाबाश, बिल्कुल राइट आंसर आपका, वेरी गुड। आप सभी भाई लोगों के द्वारा ऑप्शन डी रिप्लाई किया गया है, नर्मदा नदी। गोदावरी की बात करें दोस्तों तो गोदावरी जो है ना नासिक से निकलती है, और ये जो सोन नदी है ये भी अमरकंटक से निकलती है। लेकिन ध्यान रखिए ये मुख्य जो नदी यहां से निकलती है ये नर्मदा नदी ही निकलती है, और महानदी का जो उद्गम स्थल है ये रायपुर है, छत्तीसगढ़ रायपुर से महानदी का उद्गम स्थल होता है। फिर आपको पता है भारत का सबसे लंबा जो बांध हीराकुंड बांध वो महानदी उड़ीसा में स्थित है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिए भाई, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ए में वुलर झील दिया गया है, बी में चिल्का झील दिया गया है, सी में उदय सागर दिया गया है और डी में गोविंद सागर दिया गया है। तो फटाफट बताइए कि इनमें से सबसे बड़ी मानव निर्मित अर्थात कृत्रिम झील कौन सी है? ए में वुलर दिया गया है, बी में चिल्का दिया गया है, सी में उदय सागर दिया गया है और डी में गोविंद सागर दिया गया है। फटाफट सभी भाई लोग आंसर रिप्लाई कीजिए, जल्दी से आंसर रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपकी जो तैयारी है बड़ी सराहनीय तैयारी है, और मैं तो ये कहूंगा कि आप जो है ना सफलता के बिल्कुल करीब हैं। सफलता निश्चित रूप से आपके जो है ना कदमों को चूमेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे भाई। बहुत अच्छे, अरे शाबाश भाई, क्या बात है। बिल्कुल मेरे दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन डी गोविंद सागर बिल्कुल राइट है। और ये गोविंद सागर जो झील है ये याद रखिए हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में, याद रखिए बेटे। वुलर झील आपको पता है
ये भारत की सबसे बड़ी मीठे व ताजा पानी की झील है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है भाई। चिल्का झील ये ओडिशा में है, याद रखिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि चिल्का में भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण संस्थान है। अरे भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? चिल्का उड़ीसा में है। और ये भारत की सबसे बड़ी खारी तटीय झील है चिल्का झील। बात करें उदय सागर की तो याद रखिए ये उदयपुर में है, राजस्थान के शहर उदयपुर में। और यहाँ प्रसिद्ध झील पिछोला झील भी है जो कई बार पूछा जा चुका है। शाबाश। अगला प्रश्न दिया गया है, शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है? ए में 2 घंटे दिया गया है, बी में 1 घंटे दिया गया है, सी में आधे घंटे दिया गया है और डी इनमें से कोई नहीं है। देखिए 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद का जो समय होता है इसको शून्यकाल कहा जाता है। अब बताइए इसकी अवधि कितनी होती है? ए में 2 घंटे है, बी में 1 घंटे है, सी में आधे घंटे है, डी में कोई नहीं है। फटाफट जल्दी आंसर रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, लेकिन आपकी तैयारी पर मुझे गर्व है, फक्र है कि मेरे भाई लोगों की जो तैयारी है बड़ी सराहनीय तैयारी है। और आपका ये जो परिश्रम है निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाने वाला परिश्रम है, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। शाबाश, क्या बात है, वेरी गुड। आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। 1 घंटे अर्थात 12 बजे से लेकर के और 1 बजे तक का जो समय होता है ये आपका शून्यकाल का समय होता है। अगला प्रश्न देखें, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई है? यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ। अब आपको बताना है इसका जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है दोस्तों। अब इसकी स्थापना का वर्ष दिया गया है, ए में 42 दिया गया है, 1942, बी में 1945 दिया गया है, सी में 1947 दिया गया है, डी में 1950 दिया गया है। अब आपको बताना है कि यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पूरा नाम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना का वर्ष बताना है आपको। बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। अरे क्या बात है मेरे दोस्तों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि आपका जो आंसर है अभी तक सभी क्वेश्चंस का बिल्कुल राइट आंसर भेजा आप सभी ने। इसके लिए आपने ऑप्शन बी रिप्लाई किया है। और याद रखिए ये 24 अक्टूबर 1945, याद रखिए, इसीलिए तो अपन 24 अक्टूबर को हर वर्ष यूएनओ दिवस मनाते हैं। 1942 की बात करें तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया किसने? गांधी जी ने दोस्तों। और 1947 में आपको पता है भारत आजाद हुआ था। और 1950 में आपको अच्छी तरह से मालूम है ये योजना आयोग की स्थापना है 1950 में। और आपको ध्यान रखना है योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग है। ये एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण गंगोत्री का संबंध इनमें से किससे है? ए में रामेश्वरम दिया गया है, बी में कन्याकुमारी दिया गया है, सी में अंटार्कटिका दिया गया है और डी इनमें से कोई नहीं है। फटाफट बताइए दक्षिणी गंगोत्री का संबंध इनमें से किससे है? जल्दी से आंसर रिप्लाई कीजिए भाई कि दक्षिणी गंगोत्री का संबंध किससे है। जल्दी से आंसर रिप्लाई करें। और जिन भाई लोगों ने अपने डागर कॉन्सेप्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो जरूर करिए, इसमें कंजूसी या कोताही ना बरतें।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शाबाश। देखिए आप सभी भाई लोगों के द्वारा ऑप्शन सी रिप्लाई किया गया। याद रखिए ये जो दक्षिणी गंगोत्री है ये अंटार्कटिका में है, और आपको यह भी याद रखना है कि दक्षिण ध्रुव क्षेत्र को अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र को अंटार्कटिका कहा जाता है, यह याद रखना है। जैसे उत्तरी ध्रुव क्षेत्र को आर्कटिक ध्रुव कहा जाता है या आर्कटिक क्षेत्र कहा जाता है। अब ये जो दक्षिणी गंगोत्री है ये भारत द्वारा स्थापित अंटार्कटिका में पहला वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती, याद रखना है। लेकिन यह अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित पहला वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। याद रखना है, कई बार पूछा जाता है कि दक्षिण ध्रुव क्षेत्र को क्या कहा जाता है, अंटार्कटिका। उत्तरी ध्रुव क्षेत्र को क्या कहा जाता है, आर्कटिक। यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब देखिए ये जो कन्याकुमारी है ये दक्षिण में भारत का अंतिम छोर है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है। ए में आसियान दिया गया, बी में सार्क दिया गया है, सी में नेम दिया गया है, डी इनमें से कोई नहीं है। फटाफट बताइए। भारत इसमें से किसका सदस्य नहीं है। शाबाश। देखिए आपने ऑप्शन ए रिप्लाई किया, आसियान। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान के सदस्य देश जो है 10 हैं और सार्क के सदस्य देश जो है 8 है, याद रखिए। आसियान का जो मुख्यालय है, ये सार्क का जो मुख्यालय है ये काठमांडू में है, और आसियान का जो मुख्यालय है ये जकार्ता में है, याद रखिए भाई। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी नदी कौन सी है। ए में अमेजन है, बी में बोलगा है, सी में नील नदी है, डी इनमें से कोई नहीं है। बताइए सबसे लंबी नदी कौन सी है। जल्दी से आंसर रिप्लाई कीजिए। देखिए मैं आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं मेरे भाई। जल्दी आंसर रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छे, क्या बात है रे मेरे भाई। वास्तव में आपकी तैयारी बड़ी सराहनीय तैयारी है। आप सभी भाई लोगों ने नील नदी अर्थात ऑप्शन सी को चुना है। और नील नदी आपको पता है ये इजिप्ट में अर्थात मिस्र में बहती है, इसीलिए इजिप्ट अर्थात मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। और ये जो अमेजन नदी है ये दक्षिणी अमेरिका में बहती है भाई। बहुत बार पूछा गया है कि अमेजन नदी किस देश में बहती है, दक्षिणी अमेरिका में, जहां विश्व की सबसे लंबी एंडीज पर्वतमाला भी है दक्षिणी अमेरिका में, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत द्वारा स्वनिर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम बताइए। ए में ब्रह्मोस दिया गया, बी में चेतक दिया गया है, सी में एस्टर दिया गया है, डी में तेजस दिया गया है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसका अर्थ होता है मेरे भाई क्या, हल्का लड़ाकू विमान। आप बताइए कि ये कौन सा है, आप बताइए। मुझे पता था कि आपने थोड़ा सा अंग्रेजी वर्जन को जो है ना हार्ड महसूस किया। अब बताइए आप। और देखिए मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं,
कि जिन मेरे भाई लोगों ने, जिनमें बहनें भी शामिल हैं, या ना सोचें कि बहनों से उम्मीद नहीं है, बहनों से भी उम्मीद है कि आप सभी जो है ना जोरदार तरीके से अपने इस डागर कॉन्सेप्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे भाई। बहुत अच्छे, क्या बात है। आप सभी के द्वारा ऑप्शन डी रिप्लाई किया गया, ये बिल्कुल राइट है। और ये जो चेतक है ना, ये आपको पता है लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। याद रखिए, चेतक भारतीय वायुसेना में शामिल लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। और ये ब्रह्मोस जो मिसाइल है, ये मिसाइल है, इसका निर्माण भारत और रूस दोनों ने मिलकर के किया है। ब्रह्मोस जो भारत के ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर है। देखिए, लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है? ए में ऋग्वैदिक काल दिया गया है, बी में लोहा काल दिया गया है, सी में सिंधु घाटी दिया गया है और डी में गुप्त काल दिया गया है। बताइए भाई, फटाफट बताइए मेरे भाई कि लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है। और मैं आपकी सुविधा के लिए बताना चाहूंगा कि ये लोथल एक ज्वारीय बंदरगाह था। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये भोगवा नदी पर स्थित था। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये वर्तमान में गुजरात में है। अब आप बताइए ये कौन सा बंदरगाह था? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सभी भाई लोग आंसर रिप्लाई करने की कोशिश करें। अरे क्या बात है मेरे देश के नौजवान साथियों, भावी फौजियों, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका सी, बिल्कुल राइट भेजा आपने। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध और प्राचीन बंदरगाह था लोथल, जो ज्वारीय बंदरगाह था, जो भोगवा नदी पर स्थित था, जो वर्तमान में गुजरात में है। अब देखिए ऋग्वैदिक काल, आपको पता है ऋग्वैदिक काल को जो है ना लोहकाल भी कहा जाता है, क्योंकि ये वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे और आर्यों के द्वारा खोजी गई जो धातु है लोहा है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? ए में डॉलर दिया गया है, बी में यूरो दिया गया है, सी में रुपये दिया गया है, डी इनमें से कोई नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा फटाफट बताइए। मैं जब तक ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको बता देता हूं, कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश पुकारा जाता है। अब आप बताइए इसकी जो मुद्रा, वेरी गुड, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका ए, डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यूरो की बात करें तो ये फ्रांस की मुद्रा यूरो है। रुपये की बात करें तो याद रखिए नेपाल है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, इनकी मुद्रा रुपया है। फिर आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो रुपया मुद्रा है, इसका जन्मदाता शेरशाह है, जो सूरी वंश का संस्थापक था, जिसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, जिसका मकबरा सासाराम बिहार में है। अगला प्रश्न देखिए भाई, निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? ए में राजीव गांधी दिया गया है, बी में JRD टाटा दिया गया है, सी में मदर टेरेसा दिया गया है, डी इनमें से कोई नहीं है। फटाफट बताइए कि इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसको भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है? फटाफट बताइए भाई।
इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसको भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है? आपको ध्यान रखना चाहिए, भारत जो रत्न अवार्ड है इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई है। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है। फिर इसकी जो आकृति है यह पीपल के पत्ते के आकार की होती है। साथ ही में इनकी छपाई पश्चिमी बंगाल में होती है भाई। अरे भारत रत्न अवार्ड की जो छपाई है, छपाई पश्चिमी बंगाल में होती है। क्या बस मेरे भाई लोगों ने बिल्कुल राइट ऑप्शन बी रिप्लाई किया, JRD टाटा। जबकि राजीव गांधी जी को मिला हुआ है, मदर टेरेसा को मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बैंकॉक राजधानी है, ए में श्रीलंका है, बी में थाईलैंड है, सी में लाओस दिया गया, डी इनमें से कोई नहीं है। फटाफट बताइए कि बैंकॉक किसकी राजधानी है? जल्दी से आंसर रिप्लाई कीजिए और साथ में अपने डागर कॉन्सेप्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे भाई। देखिए आपकी सफलता को प्राप्त करने में अहम योगदान निभाने वाला आपका एकमात्र प्रिय जो चैनल है ये डागर कॉन्सेप्ट चैनल है। तो इसलिए आप सभी भाई बहनों का फर्ज बनता है कि अपने इस डागर कॉन्सेप्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा लाइव में भाग लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये अपनी सफलता को सुनिश्चित करता है। इस चैनल पर केवल आपको केवल और केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाती है। हम हमारी तरफ से कोई भी क्वेश्चन जो है ना अनचाहा क्वेश्चन ऐड नहीं करते हैं। केवल आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण संभावित क्वेश्चनों को जो है ना हम समावेशित करते हैं, चुनते हैं अपनी तरफ से, या सिलेबस के बाहर से कोई क्वेश्चन जो है ना हम आप पर थोपते नहीं हैं। शाबाश। और यही रीजन है कि आपने देखा होगा अप्रैल 2024 वाली जो एग्जाम हुई आर्मी एग्जाम, उसमें हमारे ऑफलाइन के माध्यम से 200 छात्र थे आर्मी के लिए, जिसमें लगभग 177 लड़कों ने जो है ना पेपर को क्रैश किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी ज्यादा से ज्यादा लाइव में जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा भाई लोग इसका फायदा उठाएं। शाबाश। तो देखिए बैंकॉक की राजधानी के लिए आपने ऑप्शन बी रिप्लाई किया है, थाईलैंड। इतना जरूर है कि आपको इसकी मुद्रा भी याद रखनी है। तो थाईलैंड की मुद्रा बहत है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट है। और श्रीलंका की मुद्रा मैंने आपको बताया ही था, रुपया है, श्रीलंकाई रुपया। लाओस याद रखिए, काले हाथियों का देश या हजारों हाथियों का देश कहा जाता है। किसको? लाओस को कहा जाता है। गंगटोक राजधानी है, ए में नागालैंड, बी में सिक्किम, सी में अरुणाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं है। फटाफट आंसर रिप्लाई कीजिए भाई कि गंगटोक किसकी राजधानी है। फटाफट आंसर रिप्लाई करें कि गंगटोक किसकी राजधानी है। देखिए मैं आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं और मैं पूर्ण विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि मेरे सभी भाई बहन जो है ना सही और सटीक आंसर रिप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो तैयारी है ये इसका प्रमाण है। शाबाश। देखिए मैंने जो कहा था वही हुआ, मैंने जो कहा था वही हुआ, जो सोचा था वही हुआ है। क्या बात है, वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर आपने रिप्लाई किया है ऑप्शन बी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। बात करिए नागालैंड की राजधानी, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है मेरे दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश की बात कीजिए भाई,
अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरे मेरे प्यारे भाइयों, शाबाश। अगला प्रश्न देखिए भाई, काला मोती के नाम से जाने जाते हैं। काला मोती, ब्लैक पर्ल। अरे ब्लैक पर्ल, काला मोती किसे कहा जाता है? ए में पेले दिया गया है, बी में माराडोना दिया गया है, सी में विनियस विलियम्स दिया गया है और डी में सेरेना विलियम्स दिया गया है। आप बताइए इन चारों खिलाड़ियों में से काला मोती अर्थात ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? जल्दी आंसर रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए। मैं आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं मेरे दोस्तों। और आपको पता है हमारी नाव के जो सैलानी है वो आप ही हैं। देखिए हमारी ये जो पतवार है, इस पतवार का खिवैया मैं हूं। अपना डागर कॉन्सेप्ट चैनल है, लेकिन इस नाव के जो आप पार होने वाले आप ही हैं। तो देखिए आप इसकी सवारी ठीक ढंग से करें, जिसमें आपका भरपूर सहयोग की आवश्यकता है। हाँ, दशा और दिशा हम चेंज करेंगे, दशा और दिशा हम चेंज करेंगे। आप शांति बनाए रखिए, परिणाम आपके सामने आने वाला है। जिस परिणाम के आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, प्रतीक्षा कर रहे हो, निश्चित रूप से वो परिणाम आपके पक्ष में होगा, आपके पक्ष में होगा, पक्ष में होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपने अच्छा किया है तो फिर अच्छा ही होगा। शाबाश। बिल्कुल आपके द्वारा ऑप्शन ए रिप्लाई किया गया, पेले। और याद रखिए ये प्रसिद्ध जो है ना फुटबॉलर हैं। अरे प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। और आपको यह भी पता है कि ब्राजील से रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन, चाय मुख्यतः पाई जाती है ए में नदी के किनारे, बी में उपजाऊ मैदानों में, सी पहाड़ी ढलानों और डी इनमें से कोई नहीं है। फटाफट बताइए चाय मुख्यतः कहां पाई जाती है? जल्दी आंसर रिप्लाई कीजिए। चाय मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? देखिए चाय के लिए लेटराइट मिट्टी जरूरी है, याद रखिए, जिसको कछारी मिट्टी या पथरीली मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखिए भाई। शाबाश। देखिए सभी भाई लोगों ने ऑप्शन सी रिप्लाई किया, पहाड़ी ढलानों पर। बिल्कुल राइट है। चाय के जो बागान हैं ये पहाड़ी ढलानों पर पाए जाते हैं और भारत में सर्वाधिक जो चाय का उत्पादन है वो असम में होता है। और आपको पता ही है, साथ ही में हरी पत्तेदार जो चाय है वो दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल में उत्पादित होती है। अब नदी के किनारे देखिए मैंग्रोव वन होते हैं, मैंग्रोव वन याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? ए में पारादीप उड़ीसा में दिया गया है, बी में मीनाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में दिया गया है, सी में मंगलूर कर्नाटक में दिया गया है, डी में कांदला गुजरात में दिया गया है। आप बताइए कि इसका जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन होगा, अर्थात इनमें से कौन सी जोड़ी जो है ना गलत है, बेमेल है। फटाफट आंसर रिप्लाई करने की कोशिश करें भाई। और देखिए जिन भाई लोगों ने अपने डागर कॉन्सेप्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो जरूर कीजिए। देखिए मैं आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं साथ ही में कि सभी मेरे भाई बहन सही और सटीक आंसर वाला ऑप्शन रिप्लाई करेंगे। शाबाश। देखिए आपने आशातीत आंसर रिप्लाई किया है। बिल्कुल सही आंसर आपने चुना है, ऑप्शन बी। क्या बात है। ये जो मीनाक्षी मंदिर है ना, ये मदुरई में है। बिल्कुल राइट बात है।
मदुरई तमिलनाडु में है, जबकि यहां आंध्र प्रदेश दे रखा है, ये गलत है। आंध्र प्रदेश दे रखा है, ये गलत है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, फिर मंगलूर बंदरगाह कर्नाटक में है, कांडला बंदरगाह गुजरात में है, जिसका नया नाम पंडित दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह है। और आपको पता होना चाहिए, यह भारत का सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई बंदरगाह है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है? आपको पता है, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन 5 वर्ष से पहले लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अब आपको बताना है कि कौन कर सकता है। ए में प्रधानमंत्री, बी में राष्ट्रपति अपने विवेक से, सी में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर, डी इनमें से कोई नहीं है। आप बताइए कि लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले भंग कर सकता है? शाबाश, फटाफट आंसर रिप्लाई कीजिए भाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है। अरे शाबाश मेरे भाई, शाबाश शाबाश, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ध्यान रखिए, लोकसभा को 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति भंग कर सकता है। राष्ट्रपति को लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भंग करने का पावर है, लेकिन वो अपने विवेक से नहीं कर सकता है। लोकसभा को भंग करने की सलाह प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएगी, तो ही राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष से पहले लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति अपने विवेक से लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भंग नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखना है। उसमें प्रधानमंत्री की सिफारिश जरूरी है, प्रधानमंत्री का सलाह जरूरी है, याद रखिए भाई। इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट, सी ऑप्शन, शाबाश, बिल्कुल राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, चलो यहां ये और देख लेना कि प्रधानमंत्री लोकसभा में सदन का नेता होता है और लोकसभा संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है INA, ये INA नहीं है भाई, ये IMA है। स्थित है, ए दिल्ली दिया गया, बी मुंबई दिया गया है, सी देहरादून दिया गया है, और डी इनमें से कोई नहीं है। फटाफट बताइए कि IMA स्थित है। IMA, इसका विस्तारित रूप है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। अब आप बता दीजिए ना कि ये कहां है। अब आप बता दो ना कि ये कहां है। देखिए, मैं आपका आंसर का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। प्लीज रिप्लाई आंसर। बहुत अच्छे, शाबाश, कोशिश कीजिए। यू विल बी ट्राई अगेन एंड अगेन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अरे क्या बात है, शाबाश, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका देहरादून, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। और भारत की वन नगरी देहरादून, शाबाश। और दिल्ली में याद रखिए सशस्त्र सेना का मुख्यालय, सशस्त्र सेना का सर्वोच्च मुख्यालय ये नई दिल्ली में, याद रखिए। चाहे वायुसेना का सर्वोच्च मुख्यालय पूछे, या फिर नौसेना का सर्वोच्च मुख्यालय पूछे, या फिर हमारी भारतीय सेना अर्थात थल सेना का सर्वोच्च मुख्यालय पूछे, तो ये नई दिल्ली में है, अर्थात दिल्ली में, याद रखे भाई। और मुंबई की बात करें तो मुंबई में RBI का मुख्यालय है,
अगला प्रश्न देखिए, बगीचों का शहर कहा जाता है? ए में बेंगलुरु है, बी में श्रीनगर है, सी में गुवाहाटी है, डी इनमें से कोई नहीं है। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए कि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? जल्दी आंसर रिप्लाई कीजिए भाई। और देखिए, फिर मैं आपसे सभी भाई लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सभी भाई लोग अपने डागर कॉन्सेप्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे भाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जल्दी आंसर रिप्लाई करने की कोशिश करें। शाबाश। देखिए, बिल्कुल आपने ऑप्शन ए भेजा है, बेंगलुरु, बगीचों का शहर, भारत की सिलिकॉन सिटी, भारत की अंतरिक्ष सिटी। कौन? बेंगलुरु, जो कर्नाटक की राजधानी है। फिर श्रीनगर, ये झेलम नदी के किनारे हैं। और साथ में याद रखना है, इसको अशोक ने बसाया, अशोक मौर्य ने, जिसके द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कलिंग युद्ध था। गुवाहाटी, ये भारत का प्राचीन तेल कुआं है। गुवाहाटी असम, अरे भारत का प्राचीन या पहला तेल कुआं कौन सा है? गुवाहाटी असम है, याद रखना है। क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ए में केशवानंद भारती, बी में महावीर स्वामी, सी में पार्श्वनाथ दिया गया है, डी इनमें से कोई नहीं है। तो फटाफट बताइए, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? शाबाश। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर सही रिप्लाई कर देंगे ना आप, तो सोचिए मैं आपको क्या इनाम दे सकता हूं, जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। आपको मैं वो इनाम देने की कोशिश करूंगा, आपको सरप्राइज देने की कोशिश करूंगा। बताइए इसका आंसर सही क्या है? इसका सही आंसर जो रिप्लाई करेगा ने, उसको सरप्राइज वाला इनाम दूंगा मैं। शाबाश। देखिए, इसमें ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं है। अरे प्रवर्तक, जन्मदाता। और कौन? ऋषभ देव, जिसको आदिनाथ कहा जाता है। लेकिन यहां याद रखना है मेरे भाई, यहां याद रखना है, महावीर स्वामी जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक होगा। तो यहां ऑप्शन अपना डी है कि जैन धर्म का प्रवर्तक अर्थात जन्मदाता कौन है? ऋषभ देव आदिनाथ, जिसको कहा जाता है। लेकिन वास्तविक जैन धर्म का संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी है, याद रखना है रे दोस्तों। क्या बात है, शाबाश। और आपका जो सरप्राइज वाला जो इनाम था, ये आपका 100% सिलेक्शन वाला है, 100% सिलेक्शन वाला है, याद रखिए, ये आपका सरप्राइज है। शाबाश। अगला है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है? ए में चंद्र ग्रहण दिया गया, बी में सूर्य ग्रहण दिया गया है, सी में पृथ्वी ग्रहण दिया गया, डी इनमें से कोई नहीं है। फटाफट बताइए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है। अरे पृथ्वी, फिर ये बीच में चंद्रमा, और फिर ये आपका सूर्य, ये चंद्रमा और ये पृथ्वी है। बताइए इस हालात में कौन सा ग्रहण होता है?
बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, शाबाश। ये जो स्थिति पैदा होती है यह अमावस्या को होती है और इसको बोला जाता है सूर्य ग्रहण। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है रे मेरे भाई, बिल्कुल राइट ऑप्शन बी, ऑप्शन आपका सूर्य ग्रहण। असम की राजधानी कौन सी है? ए में अगरतला है, बी में कोहिमा है, सी में दिसपुर है, डी में शिलोंग है। फटाफट बताइए कि असम की राजधानी कौन सी है। देखिए असम का प्राचीन जो नाम है ये कामरूप है। बताइए कि असम की राजधानी कौन सी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी भाई लोग आंसर रिप्लाई करने की कोशिश करें भाई, पीछे हटने की कोशिश ना की जाए। देखिए जो जीता वही सिकंदर, शाबाश, बिल्कुल राइट आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट भेजा आपने, दिसपुर। और याद रखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है दिसपुर, याद रखिए रे। अगरतला ये त्रिपुरा की राजधानी है, कोहिमा ये नागालैंड की राजधानी है और नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है, शिलोंग ये मेघालय की राजधानी है जहां भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान स्थित है, शिलोंग मेघालय में, याद रखिए भाई, याद रखिए, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान कहां स्थित है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए शिलोंग में है। और शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है? तारापुर, पुणे, मुंबई, नागपुर। बताइए ये चारों शहर जो है ना महाराष्ट्र में है, ये चारों शहर महाराष्ट्र में हैं। बताइए कि महाराष्ट्र के कौन से स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। आपको मैं बताना चाहूंगा भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, और आपको पता होना चाहिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में, शाबाश। आपका ऑप्शन ए तारापुर, ये भारत का प्रथम परमाणु तापीय विद्युत ग्रह है दोस्तों, तारापुर महाराष्ट्र में है, पुणे में याद जरूर रखिए। यहां एनडीए का संस्थान स्थित है, एनडीए, साथ ही में भारतीय मौसम वेधशाला है जो भारत की सबसे बड़ी मौसम वेधशाला है। और याद रखिए नागपुर में भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, याद रखिए, जैसे कि मुंबई में सांता क्रूज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? ए में संसद है, बी में राष्ट्रपति भवन दिया गया है, सी में राज्यसभा दिया गया, डी में कोई नहीं है। आपको पता है भारतीय संसद में 2 सदन हैं। अब आपको बताना है नंबर 1 नंबर 2, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए कि संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। ऑप्शन बिल्कुल आपका सी, राज्यसभा। तो प्रथम जो सदन है इसको बोलते हैं लोकसभा और दूसरा जो सदन है इसको बोलते हैं राज्यसभा। यह उच्च सदन है
ये निम्न सदन है, इस तरह से है। राष्ट्रपति जो होता है इसका अभिन्न अंग होता है। कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है? ए में मगरमच्छ दिया गया, बी में सर्प दिया गया है, सी में छिपकली दिया गया, डी इनमें से कोई नहीं है। कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है? फटाफट आंसर रिप्लाई करें कि कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है मेरे भाई। जल्दी से आंसर रिप्लाई करें कि अपने अंगों को फिर से कौन उगा सकता है। फटाफट आंसर रिप्लाई करें भाई, अपने अंगों को फिर से कौन उगा सकता है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बिल्कुल ऑप्शन आपका सी है। छिपकली ही एक ऐसा जीव है जो अपने अंगों को फिर से उगा सकता है। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ए में परमवीर चक्र है, बी में पद्म विभूषण है, सी में भारत रत्न है और डी इनमें से कोई नहीं है। बताइए वीरता का सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है? यह युद्ध में बहादुरी और वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड है और इसको प्राप्त करता प्रथम मेजर सोमनाथ शर्मा है। बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन ये परमवीर चक्र बिल्कुल राइट है। भारत रत्न ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, याद रखिए भाई, जिसकी शुरुआत 1954 से है। तो देखिए आप सभी भाई लोगों ने पूर्ण मनोयोग से ददचित होकर के और पूर्ण जोश के साथ में सभी क्वेश्चंस के आंसरों को जो है ना आपने रिप्लाई किया और लगभग 100% क्वेश्चन आपने जो है ना बिल्कुल राइट किए हैं। इसके लिए सभी भाई लोगों को तहे दिल से और पुरजोर तरीके से आपको बहुत बहुत धन्यवाद हैं। और देखिए मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि जिन भाई बहनों ने अपने डागर कॉन्सेप्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो जरूर करिए। क्यों? क्योंकि आपको सफलता दिलवाने में पूर्ण रूप से पूर्ण मनोयोग से सहयोग करने वाला एकमात्र आपका चैनल है डागर कॉन्सेप्ट चैनल। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। कल जो है ना हम आपसे इसी वक्त साय 8 बजे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।